विजय सागर सर, एशिया की जो स्थिति इस वक्त है जी वो बड़ी क्लियर है। वहां पे दो बड़े बड़े प्लेयर बन चुके हैं। इसराइल के साथ अमेरिका डट के खड़ा है, और आज सुबह ही बाइडेन साहब का बयान आया है कि वो इसराइल को पूरी सपोर्ट करेंगे। हाँ प्लस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर ने भी बोला है कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। फ्रांस के जो युद्ध पोत हैं या उनके सैनिक हैं या जर्मनी के हैं, वो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इवन तुर्की ने भी बोला है कि हम इसराइल के अगेंस्ट जाएंगे। प्लस हिजबुल्लाह के ऊपर डायरेक्ट ऑफेंसिव शुरू हो चुका है। हूतीज के ऊपर भी अटैक हो रखा है। अमेरिकन ने उनके काफी ठिकानों को तबाह किया है। तो ऐसे समय पे जब एक तरफ में नसरुल्लाह को एलिमिनेट किया जाता है, उसके पहले हानिया को किया था, उसके पहले फवाद शुक्र को किया था, तो ये सारा एक प्रेशर बनाता था ईरान के ऊपर। तो ऐसी स्थिति अप्रैल में भी आई थी। तो अप्रैल में ऐसा हुआ था कि वर्ल्ड का दबाव बना था कि देखिए इसकी कॉन्फ्लैग्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो सिमिलर चीज आज वहां पे बन रही है, पर दबाव जो है ईरान के अंदर से आ रहा है। और ईरान को भी पता है कि फुल फ्लेज वॉर में शायद रशिया उनकी मदद करेगा या चाइना उनकी मदद करेगा या नॉर्थ कोरिया मरेगा, बट एट द सेम टाइम ईरान के ऊपर उसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होगा। और उन्होंने 80s में देखा ईरान वॉर के अंदर क्या सिचुएशन होता है प्रोलॉन्ग वॉर में। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उनको कोई ना कोई एक्शन लेना जरूरी था। परंतु मेरा मानना यह है कि इस वक्त सारे डिफेंसिव पे हैं, सारे बैकफुट पे हैं, कोई नहीं चाहता वर्ल्ड वॉर हो, क्योंकि सबको पता है वर्ल्ड वॉर मीन ये न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड भी क्रॉस हो सकता है। परंतु मेरा मानना यह है कि इस स्थिति में जो इस वक्त चल रही है, जहां पे नेतन्याहू ने अपना स्टांस थोड़ा कड़ा कर लिया है और बहुत ही जबरदस्त बयान दे रहे हैं, ऑफेंसिव स्टार्ट कर लिया है, बेरूत के ऊपर डायरेक्ट स्ट्राइक कर दी है उन्होंने। तो इन सब करने के बावजूद वहां पे कोई किसी से गलती हो, कोई टैक्टिकल एरर, कोई स्ट्रेटेजिकल एरर, कोई टेक्नोलॉजिकल एरर, कोई अगर ऐसा एरर हो जाता है तो दोनों तरफ से रिटेलिएशन हो जाती है, तो ये विश्व युद्ध के लिए एक दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, जो न्यूक्लियर वॉर हेड भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है सर। इसलिए मेरे को लगता है कि ईरानियन जो है वो कल हमला कर दिया, तो इजरायली रिटेलिएट जरूर करेंगे। ठीक है, देखना ये होगा कि इजराइल का पलटवार क्या होगा। जी द्विवेदी सर, आपके पास आएंगे। ईरान दावा कर रहा है कि भाई मोसाद के हेडक्वार्टर को हमने तबाह कर दिया और कई जो है उनके जो सैन्य थे उनको हमने तबाह किया। इजराइल कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे आयरन डोम ने सबको ऊपर ही मार गिराया। अब ये भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका कि उनका दावा है कि हमने इजराइल को नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने कहा हमने कोई नुकसान नहीं, हमारे आयरन डोम ने सब कुछ पहले ही तबाह कर दिया और अमेरिका वॉरशिप ने इनकी मिसाइलों को रास्ते में मार गिराया था। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ऑपरेशन मैटर्स हैं, पर थोड़ी बड़ी तस्वीर समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ। और ताजुब की बात है, मैंने फर्स्ट पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था कोई 7 महीने पहले। उसमें ये बताया था कि ये युद्ध जो है ये फैलेगा, ये 1 साल से ऊपर से जाएगा। अभी यहाँ जो 3-4 प्रश्न बहुत बहुत ही अहम वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्यों ये ईरान और इजराइल आमने सामने आ गए? क्योंकि पिछले 1 साल जो 7 अक्टूबर को ये नया चरण युद्ध का शुरू हुआ था, उसमें खलनायक कौन है? खलनायक तो ईरान है, क्योंकि ईरान ही हूती को कंट्रोल कर रहा है, ईरान ही हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर रहा है, ईरान ही हमास को कंट्रोल कर रहा है। तो इजराइल इससे बहुत खफा हो चुका था और वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह हम ईरान के उनको मैदान में ले आए ताकि युद्ध आमने सामने हो जाए। तो ये हालात अभी वो हालात है जबकि ईरान और इजराइल आमने सामने है और इनके पीछे इनके सपोर्टर हैं। एक तरफ इजराइल का सपोर्टर अमेरिका है और यूरोप है, और दूसरी तरफ ईरान का सपोर्टर जो है वो रशिया और चाइना और बाकी नॉर्थ कोरिया है। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि देखिए, वो कह रहे हैं कि हमने बहुत उनका नुकसान किया है, इजरायली कहते हैं नहीं ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, 180 मिसाइल आई थी उनमें काफी नष्ट कर दिए। ये जो युग है ये हाइब्रिड वॉरफेयर का युग है, जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से आप दुनिया को गुमराह कर सकते हैं, अपने देश का मोराल बढ़ा सकते हैं और दुश्मन पर दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि इजराइल की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, इजराइल कैजुअलिटी नहीं ले सकता। अगर उसकी 2-4 कैजुअलिटी भी होती हैं तो बहुत बवाल मच जाता है। तो ये जो युद्ध की प्रक्रिया चल रही है, इसमें दोनों ही दावे करेंगे, पर 2 बातें बहुत क्लियर है। पहली बात तो है कि इजराइल की रणनीति रही है कि जब भी उस पर हमला हुआ है उन्होंने बहुत
गहरा पलटवार किया है, बहुत जबरदस्त पलटवार किया है, तो ये जल्दी ही इसका वो जवाब देंगे। ठीक है दूसरी बात है कि किस हद तक जी अमेरिका इसके अंदर आता है, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि वो युद्ध के अंदर आए, हालांकि वो इसमें शामिल है। हाँ। जब भी ये डिफेंस ऑपरेशन हुए हैं, उनके मिसाइल गिराए गए हैं, इसमें पूरा अमेरिका का हाथ है। काफी जो मिसाइल जो ईरान ने फायर किए थे वो जी। अमेरिका ने और उनके एलाइज ने बर्बाद किए हैं, तो जी। इसलिए इनडायरेक्टली तो है ही युद्ध में, या इससे आगे भी आएगा, ये पहला प्रश्न है। ठीक और है दूसरा प्रश्न है कि जब इजराइल अभी पलटवार करेगा जी। तो ईरान की आगे क्या उनकी रणनीति होगी, ये दो बातों पर दिखे होगा कि आगे। ठीक है सर, इसको सर मैं आगे समझूंगा। राजू नयन सर है। राजू जी, अभी भी ईरान कह रहा है कि हमारे पास एक हिट लिस्ट है, हिट लिस्ट में 11 लोगों के नाम है और सबसे नंबर 1 पे है प्रधानमंत्री नेतन्याहू, और उधर नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान ने, लेकिन अभी भी ईरान ने हमला करने के बाद अभी भी धमकी वो लगातार दे रहा है। देखिए, इसमें दो बातें हो सकती है। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर सामान्यतः एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुत ही कमजोर कानून माना जाता है, फिर भी है, यह एग्जिस्ट करता है, यह अस्तित्व में है, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जी। तो जितने सामान्यतः शासकों को नहीं मारा जाता है। अगर आपने शासकों को, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र के और को मारना शुरू किया तो ये एक बड़ी जटिल प्रश्न हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता है कि वो नेतान्याहू को इस तरह से टारगेट करेंगे, लेकिन हाँ, बाकी जगह पर उन्होंने कल जो मिसाइल्स दागे हैं और करीब करीब 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके साथ साथ क्रूज और ड्रोन को उन्होंने दागा, तो उन्होंने बताया कि देखो हमारे पास क्षमता है। और बहुत दिनों से ईरान यह विश्व को बता रहा था कि हमारे पास परमाणु क्षमता भी है और बाकी क्षमता, मिसाइल की भी क्षमता है, प्रक्षेपास्त्र की भी क्षमता है, लेकिन हम अपने ऊपर संयम बरत रहे हैं। तो हमारे संयम को बहुत कमजोर नहीं समझा जाए और हम जहां चाहेंगे वहां पर हम भी आक्रमण कर सकते हैं। और कल उसने मोसाद बिल्डिंग के एकदम बगल में उसने मिसाइल दागा और इस बात की पुष्टि भी इजराइल के माध्यम से हुई है कि उनके सरकारी भवनों के आसपास वो मिसाइल गिरी थी। हाँ। और उनका यह था कि हो सकता, अगर चाहूंगा मैं, तो जैसे आपने कहा विश लिस्ट हो सकता है नेतन्याहू को आप हटा दें, लेकिन बाकी जो उनके खुफिया तंत्र के लोग हैं हम उनको निशाना साध सकते हैं। अगर तुम साध सकते हो तो हम भी साध सकते हैं। यह बात कल ईरान ने अपने संदेश में दिया, बड़ा भयावह। उसने करीब ड्रोन से भी अटैक किया था, 180 ड्रोन, 170, 180, अब संख्या पर आप बहस कर सकते हैं कितनी क्रूज मिसाइल्स थी और कितना। ईरान कह रहा है कि हमारे करीब करीब 90% सफलता हुई, इजराइल कह रहा है कि हमने 99% मिसाइल्स को मार गिराया। तो ये तो देखिए क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स अभी दोनों तरफ से चल रहे हैं। इस पर क्या सच्चाई है तो बाद में ही उजागर होगी अगर कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है। लेकिन एक जो अच्छी बात है जो कि मैं कल से मेंटेन कर रहा हूं कि एकाएक देखिए इजराइल ने जो अपने एयर स्पेस को बंद कर रखा था, एयरपोर्ट को बंद रखा था, उसने खोल दिया। मतलब उसको कहीं ना कहीं से विश्वास आया कि बैक चैनल डिप्लोमेसी सक्सीड कर गई है और एस्केलेट करना दोनों पार्टीज नहीं चाह रही है। तो देखिए आक्रमण होने के 3-4 घंटे जब से बंद किया, 3-4 घंटे के अंदर ही सब चालू हो गया था। तो इसका मतलब है कि ठीक है सर, आएंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खबर। ईरान के हमले के बाद इजराइल में एक बैठक चल रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स के प्रमुख, इसके अलावा आईडीएफ, मोसाद सिद्ध बैठक में शामिल हैं। बैठक में जंग के हालात पर चर्चा की जा रही है और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया उसके बाद अब इजराइल का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर यह बैठक चल रही है। और इजराइल के बारे में लगातार कहा भी जाता है कि वो अपने दुश्मन को पाताल से भी खींचकर लाता है और उनको मारता है। और ऐसे में एक ही बात सर, अब ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक के बाद आपको क्या लगता है? हमने कई किस्से सुन रखे हैं मोसाद के बारे में। अब तो मोसाद के हेडक्वार्टर के बगल में मिसाइल गिरी, हालांकि वो दावा कर रहा है कि हमने बर्बाद कर दिया। अब ऐसे में ये जो एक आपात बैठक चले जिसमें मोसाद के भी तमाम जो बड़े अधिकारी सब लोग हैं वहां पे, अब अगली रणनीति क्या होगी? क्या इजराइल पर अटैक किया जाएगा या भी उसको लेकर अभी रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अभी जो रणनीति बनाएगा इजराइल वो सोच समझ के बनाएगा, क्योंकि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल। अब हम देखते हैं कि इजराइल के पास अभी
सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? देखो, पहले तो उसको हिजबुल्लाह से निपटना है, क्योंकि हिजबुल्लाह को जब तक वो धकेलेगा नहीं सदर्न लेबनान से सेंट्रल लेबनान तक, तब तक इसके जो 70-80 हजार इजरायली जो पलायन कर गए हैं नॉर्थ इजराइल से, वो वापस नहीं आ सकते। तो उनको वापस लाना इसकी प्रायोरिटी 1 है, क्योंकि हॉस्टेजी तो आ नहीं पाए जो कि हमास के पास है, तो ये अभी इनकी प्रायोरिटी 1 हो जाती है। हाँ। दूसरा, कहीं ना कहीं उन्होंने हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को भी ब्लंट करना है, जैसे हमास की। तो मुझे लगता है कि अभी सबसे बड़ा उसका जो एम और टारगेट है वो हिजबुल्लाह है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जो ईरान ने अभी किया है उसका जवाब तो इजराइल देगा, मगर इजराइल जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देगा, बड़े सोच समझ के देगा। जो भी उसने इस्माइल हानिया को मारा या फवाद शकूर को मारा या आप हसन नसरवाल को मारा, उसने कभी इसको ओन अप नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि हमने मारा है इसको। तो ये सच्चाई है कि जो अब इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है ईरान का, वो इजराइल के अनुसार उसने उसको बिल्कुल नकारा कर दिया है, मगर क्योंकि उसने किया है तो वो इसका बदला लेगा। जैसे पहले बात कर रहे थे, इजराइल चाहता है ईरान इस लड़ाई में आए, क्योंकि ईरान अगर लड़ाई में जैसे आ गया है या और लड़ाई होती है और अमेरिका भी जो साथ आता है, तो फिर इजराइल और अमेरिका बहुत नुकसान करेंगे ईरान पे। क्या अमेरिका चाहता है? देखो, अमेरिका नहीं चाहता कि इस लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि अभी नवंबर के अंदर इलेक्शन है जो प्रेसिडेंट के, और कहीं ना कहीं जो बाइडेन के ऊपर बहुत प्रेशर है कि कोई ना कोई सीज फायर हो। जैसे 21 दिन सीज फायर की बात हो रही थी हिजबुल्लाह और इजराइल, वो हुआ नहीं। तो वो नहीं चाहते इस लड़ाई का दायरा बढ़े, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बात हो, क्योंकि नहीं तो जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है कमला हैरिस, उसको नुकसान होता है। और अगर ट्रंप आते हैं तो ट्रंप तो खुली छुट्टी दे देंगे इजराइल को, इसमें कोई शक। तो सच्चाई यह है, 3 बातें हैं। हाँ। एक तो हिजबुल्लाह सबसे बड़ा एनिमी है, उसको धकाना और अपने इजरायलियों को वापस बसाना प्रायोरिटी 1 है। प्रायोरिटी 2 है, हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करेगा, ब्लंट करने की उसकी जो कैपेबिलिटी। तीसरा जो सच्चाई है, ईरान को जवाब देगा, मगर इजराइल जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देगा, बिकॉज बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल। वो क्योंकि कोई कार्रवाई उसने ये नहीं बोला था कि मैंने की है, हसन नसरुल्लाह को मैंने नहीं मारा, इस्माइल हानिया को नहीं मारा, फवाद शकूर को नहीं मारा, तो कल न जरूरी उसको जवाब तो देगा, मगर जल्दबाजी में नहीं। हाँ। अब ये है कि क्या ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, ऐसा लगता है। इसको समझेंगे सर, इसको आगे समझेंगे, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड विजय सागर साहब आपके पास आएंगे। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से सीज फायर की कोशिश की गई थी, जब हिजबुल्लाह के चीफ को मारा गया, इसके बाद अमेरिका ने भी कहा कि भाई सीज फायर होना चाहिए, लेकिन इजराइल ने इसको नहीं माना, उसने यमन पर भी हमला किया था। तो अब इस पूरे मामले में आपको